हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम में ले लो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। जो भी करंट में इसके रिगार्डिंग एनर्जी के रिगार्डिंग चल रहा होगा वो भी तो आएगा, लेकिन हमें इसकी थोड़ी पहले सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में जानना है। बाकी एनर्जी क्या होती है तो उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मिनरल फ्यूल्स आर एसेंशियल फॉर जनरेशंस ऑफ पावर। सबको पता है जो मिनरल फ्यूल्स होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं क्या करने के लिए, पावर की जनरेशंस के लिए, पावर को बनाने के लिए। और पावर जो है वो भी एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सोर्स ऑफ एनर्जी हर एक फील्ड में रिक्वायर्ड होएगी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो और अदर सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी हो, ठीक है। कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ती है। आप एक छोटे से घर में कुकिंग से लेके बाहर आना जाना, ट्रांसपोर्ट, कहीं भी जाते हो तो वहाँ पे आपका एनर्जी का सोर्स होता ही होता है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो बहुत अच्छा टॉपिक है समझने के लिए। तो हम इस टॉपिक को ऐसे समझें कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका जो भी पूछा जाए, और बड़ी बार ऐसा भी पूछा जाता है कि कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो जब तक आप इन सब चीज़ों में क्लैरिटी नहीं होएगी तो आपको ये समझ पाना, अगर एग्ज़ाम में कोई ऐसा डिफरेंस आए कि बताओ इसमें से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से हैं, तो पहले आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं, देन उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास दो तरह के हैं। एक तो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं और दूसरे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज और कन्वेंशनल सोर्सेज। अब कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं, आपको कैसे पहचान होगी कि ये कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। सबसे पहले कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, मिनरल, ये हमारे क्या हैं, ये ये कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, ठीक है। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एट्सेट्रा, ये क्या होते हैं, दी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। ये किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं उनमें से क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इंडिया जो है हमारी कंट्री इज़ ए एग्रीकल्चरल कंट्री, सबको पता है, ठीक है। इंडिया क्या है, एग्रीकल्चरल कंट्री। और एग्रीकल्चर जो मोस्टली इंडिया है, मतलब जैसे गांधी ने कहा था कि इंडिया जो है, मतलब हमारी कंट्री जो इंडिया है वो कहाँ पे रहती है, तो मतलब जो हमारी कंट्री इंडिया है वो सिर्फ शहरों से या मतलब जो बड़े मतलब अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ से बिलोंग नहीं करती। जो लोग गाँव में बसते हैं ना, उन्होंने विलेजेस को ही इंडिया कहा था, ठीक है। तो उनका बहुत बड़ा मानना था इस चीज़ का, इसीलिए तो एग्रीकल्चर जो है वो एक बैकबोन है हमारी कंट्री की। वेयर मेजॉरिटी ऑफ पीपल पॉपुलेशन लिव्स इन ए विलेज, जो सबसे ज़्यादा लोग विलेज में रहते हैं। एंड द मोस्ट ऑफ द एनर्जी विच यूटिलाइज्ड, जितनी भी एनर्जी यूटिलाइज्ड होती है इंडिया में, इज़ प्राइमरली कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, मिनरल, ये कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, ठीक है। अब ये जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं ये प्राइमरली यूज़ होते हैं, और नॉन कन्वेंशनल इतने नहीं होते क्योंकि इनके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, जैसे सोलर एनर्जी के लिए भी, विंड एनर्जी के लिए भी, ठीक है। इनके लिए प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है, जो अभी तक मतलब क्या है, अंडर प्रोसेस में है, ठीक है। अब देखो सोर्स ऑफ एनर्जी, पहले तो हमने पढ़ा कन्वेंशनल सोर्सेज, देन उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। अब जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, वो रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल। कन्वेंशनल सोर्सेज नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। और जो नॉन कन्वेंशनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। और रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो इंडिया में बहुत अर्लियर टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं। सोर्सेज आर, देखो ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है ना, इनकी पहचान आप कैसे करोगे। सबसे पहले ये तो अनलिमिटेड अमाउंट में होते हैं, नेचर से ही मिलते हैं। जैसे फायरवुड, पहले पहले लोग घर में खाना बनाने के लिए फायरवुड यूज़ करते थे, बायोमास, डंक, बड़े सारे लोग
गोबर के वो जो उपले बनाते हैं वो बना के खाना बनाया जाता है आज भी बहुत सारे गाँव में। जैसे वुड एनर्जी है, लकड़ी, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी से भी होता है, ठीक है। वाटर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें हमें फ्री में मिलती हैं नेचर से, और ये अनलिमिटेड अमाउंट में है। और नॉन रिन्यूएबल क्या आती है, ये हमें मिलती तो हैं लेकिन ये अवेलेबल क्या होती हैं, लिमिटेड अमाउंट में। क्यों होती हैं लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल, क्योंकि इंडिया जो कंट्री है, जोग्राफिकली अगर आप देखा जाए तो कुछ कुछ एरियाज़ में आपको कोयले की अच्छी खानें देखने को मिलेगी। कहीं कहीं से ऑयल निकलता है, हर जगह से नहीं निकलता, और कहीं कहीं पे मतलब कोई प्लांट्स लगे हुए हैं, अच्छे लगे हुए हैं, और कहीं कहीं पे नहीं लगे हुए। इसीलिए वो क्या है, अवेलेबल लिमिटेड अमाउंट में। जैसे कोयल है, कोयला आपने सुना होगा घरों में पहले यूज़ किया जाता था। तो अब कोयला काफ़ी मतलब अगर डेली बेसिस पे आप कोयला जलाना स्टार्ट करोगे तो आपको कॉस्टली लगेगा, इसीलिए क्योंकि वो मतलब लिमिटेड है। मिनरल ऑयल्स है, नेचुरल गैसेस हैं, न्यूक्लियर पावर है। जैसे न्यूक्लियर पावर में बड़े सारे आपने रियर अर्थ के मतलब रियर मिनरल्स के बारे में सुना होगा। तो वो सब चीज़ें, फोसाइल फ्यूल्स अकाउंट फॉर 90% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शंस ऑफ कमर्शियल एनर्जी। देखो ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, हज़ारों करोड़ों साल पहले ऐसे पेड़ पौधे मतलब ऐसे जानवर जो मतलब क्या हो चुके हैं, मतलब दफन हो चुके थे, मर चुके हैं, जो हमारी धरती के अंदर हैं, वो डिकम्पोज्ड हो चुके होते हैं। और उन्हीं से क्या निकलता है, लकड़ियों से कोयला निकलता है और फॉसिल फ्यूल से ऑयल वगैरह निकलता है, ठीक है। बड़ी सारी चीज़ें निकलती हैं। और जब हमारा ऑयल निकलता है वो पूरा प्योर फॉर्म में नहीं निकलता, वो इम्प्योर होता है, और उसमें से भी बड़ी सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। जैसे ग्लिसरीन है, उसी में से निकाली जाती है, ठीक है। और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो हम उसी में से निकाल के उसको रिफ़ाइन करके अलग अलग यूज़ किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। मैं आपको इतना ही समझाऊंगी जितना आपको समझ आएगा। तो हम इस टॉपिक को 2 वीडियो में समझेंगे, लेकिन मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि आप इस टॉपिक को जितना हो सके अच्छे से पढ़िए, चाहे 1 दिन लगाइए चाहे 2 दिन लगाइए, लेकिन इस टॉपिक को ऐसे पढ़िए कि दोबारा आपको कभी पढ़ना ना पड़े। अब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपने समझ लिया है। कन्वेंशनल सोर्सेज जो है वो क्या है, वो रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। क्यों, क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट में है। कोल लिमिटेड अमाउंट में है, हर जगह कोल नहीं मिलता है, ठीक है ना। कोल डिपॉजिट, देखो अब आपको जानना है कि कोल कहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है, कहाँ पे मतलब मिलता है सबसे ज़्यादा एबंडेंस में, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कैसा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे सोवियत यूनियन है आपका, रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स कंटेन अबाउट ये 80% जो वर्ल्ड का टोटल कोल रिसोर्सेज है ना, ये 3 कंट्रीज़ के पास हैं, ठीक है। और इसको यूज्ड कहाँ किया जाता है, यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ थर्मल पावर। थर्मल पावर जो होती है उसकी जनरेशन में यूज़ किया जाता है। एंड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, जो आयरन ओर की हम स्मेल्टिंग करते हैं उसमें भी हमारा कोल यूज़ होता है। पहले पहले जो ट्रेन चलती थी उसमें भी कोयला यूज़ होता था, कोयला डालते थे और ट्रेन चलती थी। अब जो कोल है, अगर सीन देखो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोल जो है वो कहाँ पे मतलब पैदा होता है, अकर सीन सीक्वेंसेस मेनली ऑफ 2 जियोलॉजिकल एजिस। 2 जियोलॉजिकल एजिस में कोयला जो है वो अकर हुआ था, एक तो गोंडवाना, दूसरा टेरिटरी डिपॉजिट्स। अबाउट 80%, जो 80% कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया है ना, अब हम इंडिया की बात करेंगे, वो क्या है, इज़ ऑफ बिटमीनियस टाइप है, एंड इज़ ऑफ नॉन कुकिंग ग्रेड। और वो क्या है, नॉन कुकिंग ग्रेड का है। एक तो बिटमीनियस टाइप का कोयला है, और दूसरा क्या है, 80% नॉन कुकिंग ग्रेड, उससे हम खाना नहीं बना सकते, ठीक है। अब गोंडवाना कोल फील्ड ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन, इम्पॉर्टेंट है। गोंडवाना कोल जो है फील्ड जहाँ पे कोयले की खान है, कहाँ पे है, दामोदर वैली में लोकेटेड है। ये कहाँ पे लाई करता है, दे लाई इन झारखंड बंगाल कोल बेल्ट। आपको मैप मैंने नीचे दिया हुआ है, उस पर लोकेट किया हुआ है अच्छे से। एंड इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड, अब हमने कोल फील्ड पढ़ने हैं, इम्पॉर्टेंट कोल्ड फील्ड इन दिस रीजन। इस रीजन में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट कोल्ड फील्ड है, सबसे पहले रंजीरान, दूसरी झारिया और बकारो। देखो जो सबसे फर्स्ट में है वो झारिया है, और दूसरी कौन सी है, रांची
घासी है, बड़ी जो है वो झारिया है, ठीक है। और गिरदी करानपुरम ये भी एक डिस्ट्रिक्ट होगी, कौन सी, मतलब बेल्ट पे, झारखंड बंगाल कोल बेल्ट पे ये पूरा लोकेट किया गया है मैप के ऊपर। आप एक बार मैप को भी बाद में नज़र में लाइए, थोड़ा देखिए, हाईलाइट कीजिए एरियाज़ को, तो आपको आराम से ध्यान में रहेगा। बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी न्यूज़ में जिस स्टेट का ज़्यादा चल रहा होता है ना, तो उसी स्टेट का कुछ पूछ लेंगे कि इस स्टेट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है कोयला, तो इसीलिए मैंने थोड़ा स्टेट्स को, उनकी डिस्ट्रिक्ट्स को मैंने मेंशन किया है। देखो अब रिवर्स वैली जो है वो एसोसिएटेड है विद कोल के, गोदावरी, महानंदी एंड सोन। याद रखना, अगर रिवर वैली का पूछेंगे, गोदावरी, महानंदी एंड सोन, ठीक है। अब कोल माइनिंग सेंटर कहाँ पे हैं? कोल माइनिंग, जहाँ से माइनिंग क्या करते हैं, जहाँ से खोद के उसको निकालते हैं, कहाँ पे है? सिंगरौली इन मध्य प्रदेश में है, कोरबा इन छत्तीसगढ़ में है, तखार एंड रामपुर इन ओडिशा, चंदावारदा और कमते एंड बंदेर इन महाराष्ट्र में है। ये सब जो हैं ये कहाँ पे हैं? ये महाराष्ट्र में है। अब देखो, हमने पहले गोंडवाना कोल फील्ड के बारे में पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, हम टेरिटरी कोल अक्कर इन असम में अक्कर है, और कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के बाद देन मेघालय, नागालैंड, ठीक है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम धरनगिरी, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसको? धरनगिरी से, चेरापूंजी से, मिवलोंग से एंड लंगरीन कहाँ पे है? लंगरीन मेघालय में, लंगरीन कहाँ पे है? मेघालय में है। इसमें से आपको इसका कुछ भी ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस थोड़ा अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए मैंने मेंशन किया है। मकूम है, जयपुर है, नज़ारिया है इन अपर असम, ये सब जो तीनों नाम हैं, मकूम, जयपुर और नज़ारिया इन अपर असम, ये अपर असम में है। अब नामचिक क्या है? नामचिक और नामफुक जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कालाकोट जो है वो हमारी JNK में है, ठीक है। और हमारी JNK में कोयला जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? आपके JKSSB एग्ज़ाम में शायद क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कालाकोट है, कालाकोट में पाया जाता है। और यहाँ पे द ब्राउन कोल और लिग्नाइट अक्कर इन द कोस्टल एरिया ऑफ, जो ब्राउन कोल है एंड लिग्नाइट वो कहाँ पे अक्कर होता है? कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु, पौंडीचेरी, गुजरात एंड JNK का आप थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि JNK का बन सकता है क्वेश्चन इसमें से। और इसमें हमारे कालाकोट में कौन से कलर का कोयला है? लिग्नाइट ब्राउन, ठीक है। तो देन उसके बाद हम लास्ट में पढ़ते हैं ऑयल और नेचुरल गैस। ऑयल और नेचुरल गैस इंपॉर्टेंट है। सेडिमेंटरी रॉक्स कंटेनिंग रिसोर्सेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्स ऑफ मिनरल ऑयल। देखो, जो सेडिमेंटरी रॉक्स होती हैं, एक तो इग्नीशियस रॉक्स होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, एक सेडिमेंटरी रॉक्स होती हैं। क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि ऑयल और नेचुरल गैस कौन सी रॉक्स में कंटेन होते हैं, तो सेडिमेंटरी रॉक्स है आपकी। और इसमें क्यों कंटेन होते हैं? क्योंकि प्लांट और एनिमल जो हैं वो मेन सोर्स हैं मिनरल के। बड़े साल पहले मैंने आपको पहले भी बताया, बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो ज़मीन के अंदर जब धंस जाते हैं तो उनके ऊपर एक और लेयर मिट्टी की पड़ जाती है, तो वो उसके अंदर ही डिकम्पोज हो जाते हैं। उनके डिकम्पोज होने के बाद वहीं से क्या होता है? ऑयल निकलता है, ठीक है, नेचुरल गैस, ठीक है। अब ये क्या है? रिच इन मिनरल ऑयल्स रीजन। अब कुछ हम रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी रिच हैं मिनरल ऑयल्स में। USA है, मैक्सिको है, USSR है एंड द वेस्ट एशियन रीजन्स हैं। अब नेचुरल गैस कमीशन सेटअप इन 1956, क्वेश्चन बनने के चांस हैं, थोड़ा ध्यान में रखिए, ज़्यादा मत रखिए। नेचुरल गैस कमीशन सेटअप कब हुआ था? 1956 में हुआ था जाके, ठीक है। देन उसके बाद दिगी बॉय, ये जो दिगी बो है ये असम में है, वॉज द ओनली ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन। बट ये सिर्फ सबसे पहला जो था वो दिगी बोई था असम में, सिर्फ यही इकलौता एक ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन था। बट कुछ टाइम के बाद क्या हुआ? आफ्टर 1956 न्यू ऑयल डिपॉजिट्स फाउंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट आपको पता है, ईस्ट वेस्ट पता है ना आपको, तो वो वाले पार्ट्स में क्या किया गया? फाउंड किया गया ऑयल डिपॉजिट्स, ठीक है। देन उसके बाद इन असम, मुंबई, और उसके बाद क्या होता है? असम में भी फाउंड किया जाता है। देन उसके बाद मुंबई वाज डिस्कवर्ड। मुंबई में कब डिस्कवर्ड होता है? इन 1973।
1973 ऐसे याद रखना कि बहुत फेमस इंडियन पॉलिटी में एक केस आया था, केशवानंदा भारती, 1973 में आया था वो भी, तो उसको थोड़ा इसके साथ रिलेट करके याद रखना। देन उसके बाद टाइगर एक्ट, जो टाइगर मतलब कंजर्वेशन के लिए आया था, वो भी शायद 1973 में आया था। तो ऐसे इन तीनों चीज़ों को रिलेट करके याद रखना। एंड प्रोडक्शन कमेंस्ड इन 1976, इसकी जो प्रोडक्शन थी वो कब कमेंस्ड हुई थी? इन 1976 में। मुंबई में डिस्कवर्ड हुआ था 1973 में, लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन है वो कब स्टार्ट हुई थी? 1976 में। देन उसके बाद ऑयल जो है वो भी नेचुरल गैस है, फाउंड इन वेल्स। ये ऑयल जो है ये वेल्स में फाउंड होता है, इन कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी बेसिन में, ठीक है, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी बेसिन में, ठीक है। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेल्स, ठीक है। ऑयल क्या होता है? जो हमारे वेल्स से निकाला जाता है इस क्रूड ऑयल, उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, कच्चा तेल बोलते हैं। एंड कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज़, बड़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसमें, बड़ा सारा कुछ होता है जिसको हमने अलग अलग करना होता है। अब रिफाइनरीज इन इंडिया, अब इंडिया में दो तरह की रिफाइनरीज़ हैं, एक तो फील्ड बेस्ड है और एक मार्केट बेस्ड है। फील्ड बेस्ड में जहाँ पे मतलब जो चीज़ जहाँ पे ज़्यादा होगी वो फील्ड बेस्ड होगी, ठीक है, उसकी फील्ड होगी। एक मार्केट बेस्ड होगी, मार्केट में जो चीज़ें मतलब जैसे ग्लिसरीन हो गई और भी बड़ी सारी चीज़ें, ये कॉस्मेटिक सामान जो बनता है जिससे वो भी ऑयल इम्प्योर जो ऑयल होता है उसी में से निकलता है, ठीक है। अब फील्ड बेस्ड कहाँ पे है? ये जो मैंने असम में पहले आपको पढ़ाया, सबसे पहली जो दिघी बोई जो है इन असम में, ऊपर हमने पढ़ा था, ये वहाँ पे है। और मार्केट बेस्ड कहाँ पे है? बरूनी में है, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है नेचुरल गैस। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वॉज सेटअप इन 1984 एज ए पब्लिक सेक्टर। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब स्टार्ट हुई थी? सेटअप हुई थी 1984 में एज ए पब्लिक सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर यूज़ हुई थी, पब्लिक सेक्टर की तरह, और अंडर टेकिंग टू ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट नेचुरल गैस, इसने अंडरटेक किया था चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में, मार्केट नेचुरल गैस को, ठीक है। और ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था, PSU आपने पढ़ा होगा। और देन उसके बाद है नेचुरल गैस रिजर्व्स है कहाँ कहाँ पे? तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान एंड ऑफशोर वेल्स इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो देन उसके बाद है आपका थर्मल पावर। अब थर्मल पावर क्या होती है? प्लांट यूज़ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू प्रोड्यूस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। प्लांट क्या करते हैं? प्लांट्स जो लगाए जाते हैं थर्मल पावर प्लांट्स, वो यूज़ करते हैं कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, क्या करने के लिए? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। और ये मोस्ट वर्सटाइल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा वर्सटाइल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? थर्मल पावर। अब देखो इसके कुछ थर्मल पावर स्टेशंस हैं इम्पॉर्टेंट, कुछ इसको आप याद रखिएगा। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश, मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में है, ससन अल्ट्रा मेगा पावर स्टेशन मध्य प्रदेश में है, तिरोदा थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है, ठीक है। देखो जो भी मतलब इस टाइम जैसे अभी वेस्ट बंगाल का चल रहा था ना इलेक्शंस वगैरह, तो आप वेस्ट बंगाल के नेट पे सर्च करोगे कि वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स कौन से हैं, और जो मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं ना पहले, जो अभी स्टेट्स किसी भी वजह से न्यूज़ में चल रही हैं ना, तो उनके थर्मल पावर स्टेशन आप अच्छे से देख लेना। देन उसके बाद आपका हाइड्रो पावर क्या होता है? वाटर एनर्जी, इसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये रीन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेस होता है, ऑब्टेन फ्रॉम वाटर टू फ्लो वाटर फ्रॉम ए हाई। जब पानी जो है हाइड्रो पावर, जहाँ पे पानी फ्लो करता है हाई लेवल से नीचे, वहाँ पे जाके ये हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े डैम्स बनाए गए होते हैं, पानी को जो हाई लेवल का फ्लो होता है वहाँ पे ये बनाए जाते हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देन लास्टली उसके बाद है न्यूक्लियर पावर रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल यूज फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर, ठीक है। मिनरल यूज़ किए जाते हैं क्या करने के लिए? जनरेशन्स के लिए न्यूक्लियर पावर की, जैसे यूरेनियम है, थ्यूरियम है। यूरेनियम डिपॉजिट्स अकर इन द दरवार रॉक्स में है यूरेनियम डिपॉजिट्स, वहाँ पे आपको मिलते हैं। एंड यूरेनियम और जो है वो अकर कहाँ पे होती है? सिंघभम कॉपर बेल्ट में, इन द सिंघभम कॉपर बेल्ट एंड इन उदयपुर, अलवार, जूना, जुनू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान,
ये डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ की हैं? अलवार, उदयपुर, ये सब जो है ये राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट्स हैं। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, वहाँ पे भी मिलता है यूरेनियम। एंड बांद्रा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपका न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज मिलते हैं। थ्योरियम ऑब्टेन फ्रॉम, थ्योरियम हमें कहाँ से मिलता है? मोनाजाइट से। एंड और कहाँ से मिलता है? एंड इलिनाइट से इन द बीच सैंड्स। जो बीच सैंड्स होती है ना, जहाँ पे जैसे बीच पे आप जाते हो, जहाँ पे एक साइड पानी होता है और उस बीच में सैंड होती है, जहाँ पे पानी की बाउंड्रीज होती है किनारेज पे, बीच सैंड्स, वहाँ पे मिलता है अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला। अब कोस्टल एरियाज़ आपको पता है, ईस्ट वेस्ट हमारी कोस्टल एरियाज़ हैं, तो ये पर्टिकुलरली केरला और तमिलनाडु से मिलती है। और वर्ल्ड का रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट इन पालकड़ा एंड कोल्लम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप। नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। एंड महानंदी रिवर डेल्टा इन ओडिशा। जो महानंदी रिवर डेल्टा है वहाँ पे भी मिलता है। अब एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एंड देन एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन, पहले उसको कमीशन बनाया गया 1948 में, देन उसके बाद एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट त्रॉम्बे इन 1954 विच वॉज रीनेम्ड, उसको रीनेम्ड किया गया बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन 1967। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर तारापुर महाराष्ट्र में है, रवात भाटा नियर कोटा राजस्थान में, काला पक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब काइगा कहाँ पे है? काइगा कर्नाटका में है और ककारे परम गुजरात में है। ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़े हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, हमने कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़े हैं। और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का अगर आपको डिफरेंशिएट पेपर में आए, अगर आपको पूछा जाए, तो ये सारे जो हैं मैंने पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट डिफाइन किए हैं। और कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं अमाउंट में, आपको इतना याद रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें है कि जो लिमिटेड होते हैं अमाउंट में, उसको आप नॉन रिन्यूएबल बोलेंगे। ठीक है। कन्वेंशनल सोर्सेज क्या हैं? नॉन रिन्यूएबल। और नॉन कन्वेंशनल क्या हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। तो आप इसको याद रखिए। अब हम क्या करेंगे, आने वाली वीडियो में नॉन कन्वेंशनल समझेंगे, क्योंकि अगर अभी हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ये जो है आपकी ऑयल रिफाइनरीज। ठीक है। तो मैंने आपको सब पढ़ाई हैं, वहाँ पे ऊपर मेंशन की हैं। जो इसमें ऊपर मेंशन नहीं होगी वो इस चार्ट में होंगी, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। देन उसके बाद ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। ठीक है। कोल फील्ड, कोल माइन, ऑयल फील्ड, मेजर नेचुरल गैस रिजर्व, HVIG नेचुरल गैस पाइपलाइन, इसमें सब दी हुई है। ठीक है। जो मैंने ऊपर आपके साथ डिस्कस की, जैसे मैंने संगरूला बताया था आपको, बकोरा बताया था, जगदीशपुरा बताया था। ठीक है। तो ये सब इसमें है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते तो शायद आपको थोड़ा समझ नहीं आता, इसलिए हम सिर्फ कन्वेंशनल सोर्सेज ही इस वीडियो में पढ़ेंगे। आने वाली वीडियो में इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। थैंक यू।